हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर रैंकर्स। तो कैसे हो आप लोग, बताओ। सबसे पहले तो आप लोगों को जिसका इंतजार था कि आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का एग्जाम डेट कब आएगा, तो आपको तो अब तक खुशखबरी मिल ही गई होगी कि आपका डीएलएड एग्जाम 2026 ये 8 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसका एडमिट कार्ड आपको 28 मई को देखने को मिलेगा। तो आप लोग अब से अपनी तैयारी में जुड़ जाइए और आप लोगों ने अभी क्या पढ़ा नहीं पढ़ा वो सब भूल जाइए। बस आज से अगर हम देखें तो आपके एग्जाम तक आपके पास कम से कम 15 दिनों का तो समय है ही है। तो 15 दिन में आप इतना अच्छा से तैयारी कर लोगो ना भाई मेरे। अगर आप 15 दिन अपना समय, कीमती बहुमूल्य समय दे देते हो ना, तो बहुत ही शानदार तैयारी हो जाएगी आपकी। सभी विषय में बहुत ही शानदार पकड़ हो जाएगा। तो आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए मैं भी आपके साथ ये 15 दिन बहुत ही अच्छे से रहूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आ गए हैं सोशल स्टडीज के टॉप 50 क्वेश्चन, और ये टॉप 50 क्वेश्चन में PYQ क्वेश्चन भी होंगे और मेरे तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी होंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधे लड़ेंगे इसी वीडियो से। तो आप लोग जरूर देखिएगा, ये वीडियो क्लास पहला होने वाला है। इसी तरीके से 15 दिनों तक और भी क्लास में आपके लिए लेके आऊंगा। बस आप लोग मेरे इस वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो चलिए स्टार्ट करते, आप लोग ना जवाब देते रहिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था, बताइएगा। तो फ्रांस की क्रांति के समय वहां का राजा कौन था? लुई 16वां था। कौन था भाई मेरे? लुई 16वां था। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। यहां पे डेट यानी कि यहां पे क्वेश्चन नंबर नहीं लिखा गया, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, चेरो जनजाति कहां की रहने वाली थी? बताइएगा आप लोग, चेरो जनजाति कहां की रहने वाली थी? भागलपुर, रांची, पटना या पलामू? तो चेरो जनजाति ये पलामू की रहने वाली थी। राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, यूसेफ मैजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। बताइएगा कि यूसेफ मैजिनी ने यंग यूरोप नामक गुप्त भूमिगत समाज की स्थापना की। कहां किया था? मार्सिले में किया था, वर्न में किया था, वियना में किया था या ब्रुसेल्स में किया था? तो ये किया था कहां? वर्न में किया था। यूसेफ मैजिनी ने यंग यूरोप नामक भूमिगत समाज की स्थापना वर्न में किया था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? बताइएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसकी जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? हंटर समिति, मॉन्टेग्यू समिति, डायर समिति या चैम्सफोर्ड समिति? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। राइट आंसर हो जाएगा इसका ए हो जाएगा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? बताइएगा। भारत में प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की को भारत में प्रेस का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? बताइएगा कि नाथुला दर्रा ये किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में? तो नाथुला दर्रा ये सिक्किम में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, श्रीलंका की राजधानी कहां है? बताइएगा आप लोग, श्रीलंका की राजधानी कहां है? तो जयवर्धनेपुरा ये श्रीलंका की राजधानी है। अगला क्वेश्चन है, तालाब पालन प्रणाली के लिए सामान्य मछलियों का चयन किया जाता है, यानी कि तालाब पालन प्रणाली के लिए कैसे मछलियों का चयन किया जाता है? तो केटलास, रेहू, मैंड्रिगल्स, कॉमन कॉर्पस और ग्रास कॉपर्स जैसे मछलियों का चयन किया जाता है तालाब पालन प्रणाली के लिए। अगला क्वेश्चन है, केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खाद्यान्न है। बताइएगा, केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खाद्यान्न कहाँ का? केरल का, मध्य प्रदेश का, कर्नाटक का या आंध्र प्रदेश का? तो ये कर्नाटक का है भाई मेरे। केंद्रमुख एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क खाद्यान्न है, कर्नाटक का है।
अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? बताइएगा आप लोग, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष ना 22 मई को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस प्रत्येक साल 22 मई को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बस आप लोग ना क्या करो, मेरे बात को ध्यान से सुनते जाओ। अगर आपके पास ईयरफोन है तो कान में लगा के सूत जाओ और मेरे बात को ध्यान से सुनते जाओ। मैं आपको वीडियो देखते देखते याद करवा दूंगा कंठस्थ। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? बताइएगा आप लोग कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहां स्थित है? बरौनी में, गुवाहाटी में, मथुरा में या फिर डिगबोई में? तो भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना ये डिगबोई में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, कांडला पतन किस राज्य में है? बताइएगा आप लोग, कांडला पतन ये किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात या गोवा? तो ये गुजरात में है। कांडला पतन ये गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, कोशी, यमुना, सोन? तो बिहार का शोक नदी कोशी नदी को कहा जाता है। बिहार का शोक नदी किस नदी को कहा जाता है? तो कोशी नदी को कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना संविधान के किस भाग से ली गई है? बताइएगा आप लोग, लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ये संविधान के किस भाग से ली गई है? तो ये भाग 4 से ली गई है। लोकतंत्र में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना ये संविधान के भाग नंबर 4 से लिया गया भाई मेरे। अगला क्वेश्चन है, मतगणना का कार्य कौन करता है? मैं आपको यहां पे एक ट्रिक देता हूं। मतदान से जितने भी संबंधित काम होते हैं वो चुनाव आयोग करवाते हैं, तो मतगणना का कार्य भी कौन करेगा भाई मेरे? चुनाव आयोग करेगा, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? बताइएगा। तो लोकसभा को इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है। लोकसभा को भाई मेरे इंग्लैंड में क्या कहा जाता है? हाउस ऑफ कॉमन्स कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? इनमें से कौन एक राजनीतिक अधिकार नहीं है? तो ऐसा क्वेश्चन में आपको ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। तो इसमें पूछा गया है कि कौन राजनीतिक अधिकार नहीं है। पहला, मतदान का अधिकार, क्या ये राजनीतिक अधिकार नहीं है? ये तो अधिकार है मतदान, यानी कि मतदान तो सभी कर सकता है। दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार, तो चुनाव भी कोई लड़ सकता है। तीसरा है किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार, और चौथा है सरकार की आलोचना करने का अधिकार। तो सरकार की भी आलोचना कर सकती है, लेकिन किसी धर्म को स्वीकार करने का अधिकार ये राजनीतिक अधिकार नहीं है, और राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखिएगा आप लोग, भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? बताइएगा आप लोग कि भारत में नागरिक भागीदारी के प्रश्न का समाधान ये किस सिद्धांत के आधार पर किया गया है? सांख्यबल, धर्मनिरपेक्ष, अवसर की समानता या फिर समाज के विभाजन? तो अवसर की समानता के आधार पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सर्वोच्चतम गुण क्या है? बताइएगा कि लोकतंत्र का सर्वोच्चतम गुण क्या है? शिक्षा का अभाव, नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, जनसंख्या की अधिकता या बहुदलीय पद्धति? तो लोकतंत्र का सर्वोच्चतम गुण है नागरिकों की गरिमा में वृद्धि। लोकतंत्र का सर्वोच्चतम गुण क्या है? नागरिकों की गरिमा में वृद्धि, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है? इनमें से लोकतांत्रिक सुधार का सूचक कौन सा कदम है, जरा हमको यह बता दीजिएगा। अशिक्षा, बेरोजगारी, असमानता या पंचायती राज? तो लोकतांत्रिक सुधार का सूचक पंचायती राज है। लोकतांत्रिक सुधार का सूचक कौन है? तो पंचायती राज है। आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था? यानी कि जो केरावल नाम का जो जहाज जो हल्के और तेज चलता है, इसको किसने बनाया था? पुर्तगालियों ने, यूनानियों ने, डच्चों ने या जापानियों ने? तो हल्के और तेज चलने वाले जहाज को पुर्तगालियों ने बनाया, याद रखिएगा। किसने बनाया हल्के और तेज चलने वाले जहाज को? तो पुर्तगालियों ने बनाया। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में कौन सी फसल उगाई जाती है?
वाणिज्यिक अनाज की खेती में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो गेहूं और मक्का, ये दोनों फसल वाणिज्यिक अनाज की खेती में उगाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? तो गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है जूट फसल। कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? तो जूट फसल जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, रोलेक्ट कानून किस उद्देश्य से लाया गया था? बताइएगा आप लोग कि रोलेक्ट एक्ट बोलते हैं या फिर इसे हम रोलेक्ट कानून बोलते हैं, ये किस उद्देश्य से लाया गया? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए रोलेक्ट कानून को लाया गया था। तो किस उद्देश्य से लाया गया था रोलेक्ट कानून को? तो क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए लाया गया था। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है यहां पे, चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डोम्बे एंड सन कब प्रकाशित हुआ? ये जो है डोम्बे एंड सन, जो कि चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास है, ये कब प्रकाशित हुआ जरा ये बता दीजिए। तो ये प्रकाशित हुआ 1848 में। चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डोम्बे एंड सन ये प्रकाशित हुआ 1848 में हुआ। अगला क्वेश्चन है, सांभर झील कहां स्थित है? बताइएगा सांभर झील कहां स्थित है? बिहार में, झारखंड में, गुजरात में, राजस्थान में? तो ये सांभर झील ये राजस्थान में स्थित है। सांभर झील ये कहां अवस्थित है? तो याद रखिएगा ये राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए हैं? जरा बताइएगा एटलस मानचित्र ये किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? अनंत, बहुत बड़ा, छोटा, बहुत छोटे। एटलस मानचित्र ये किस प्रकार के मापक पर खींचे जाते हैं? तो बहुत छोटे मापक पर खींचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन को संभावित, विकास, विकसित, स्टॉक, आरक्षित, इन सभी के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। इन सभी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है संसाधनों को विकास की स्थिति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से किस एक का प्रमुख उत्पादक है? झारखंड में जो कोडरमा खनिज है ये निम्नलिखित खनिजों में से किस खनिज का एक प्रमुख उत्पादक है? जरा ये बताइएगा। तो ये अवरक का है। कोडरमा ये किस खनिजों में से ये किसका प्रमुख उत्पादक है? तो अवरक का है। अगला क्वेश्चन है, वाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? बताइएगा वाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो यह हुआ था 1973 में। राइट आंसर हो जाएगा बी। वाघ परियोजना की शुरुआत 1973 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य है। भारत में कोयला सबसे अधिक कहां उत्पन्न होता है? ये बताइएगा। तो झारखंड में होता है। भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड है। याद रखिएगा कि भारत में कोयले का सर्व प्रमुख उत्पादक राज्य झारखंड है। अगला क्वेश्चन है, पाराद्वीप पतन किस राज्य में है? मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं ताकि आपको याद हो जाए, आपको याद करने में कोई परेशानी ना हो। मैं आपको वीडियो देखते देखते ही याद करवा दूंगा, बस आप मेरे बात को ध्यान से सुनो। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाराद्वीप पतन किस राज्य में है? बताइएगा आप लोग। तो पाराद्वीप पतन ये ओडिशा राज्य में। किस राज्य में पाराद्वीप पतन? ओडिशा राज्य में है। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? मानचित्र माने जो मैप देखे होंगे आप, उसमें नीला रंग के द्वारा किसको दिखाया जाता है? जल, यानी कि पानी को दिखाया जाता है नीले कलर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन था? ऐसा कौन सा पहला देश था जिन्होंने अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान किया था? ये बताइएगा कि समान मताधिकार प्रदान करने वाला सबसे पहला देश कौन सा था? तो वो था न्यूजीलैंड था। न्यूजीलैंड था जिन्होंने अपने सभी नागरिकों को जो है ना, ये जो है मताधिकार यानी कि प्रदान किया था। समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश था न्यूजीलैंड। राइट आंसर हो जाएगा इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? बताइएगा आप लोग, पंचायती राज का वर्णन जो है ये संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 40 में किया गया। किस अनुच्छेद में पंचायती राज का वर्णन किया गया? अनुच्छेद 40 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। अभी बताइएगा वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट में आप लोग जरूर बता के जाइएगा कि भारत में अभी वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहां है? लोकसभा में, विधानसभा में, पंचायती राज संस्थाओं में या मंत्रिमंडल में? तो भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज संस्थाओं में है। कहां है भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था? पंचायती राज संस्थाओं में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? बताइएगा कि भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1 जनवरी 2015 में। 1 जनवरी 2015 में भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। अच्छे से याद कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? लोकतंत्र की जो उपलब्धि है उसमें सबसे अधिक सहायक क्या है? अशिक्षा, निर्धनता, विकास या विषमता? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है विकास। सबसे अधिक सहायक क्या है? विकास है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। बताइएगा, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम क्या है? अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या अलगाववाद? तो अलगाववाद राइट आंसर हो जाएगा डी। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है दोस्तों अलगाववाद। तो ये अभी तक 40 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब लास्ट के बचे हैं 10 क्वेश्चन। आइए फटाफट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? बताइएगा, उत्तम आशा अंतरीप की खोज किसने की? तो बार्थोलोमियो डियाज ने किया था। उत्तम आशा अंतरीप की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया था, राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, चूड़ामन राय किस विद्रोह से संबंधित है? तो चूड़ामन राय ये चेरो विद्रोह से संबंधित है। किस विद्रोह से संबंधित है चूड़ामन राय? ये चेरो विद्रोह से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल का होता है। कितना साल का होता है संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष का कार्यकाल? तो 1 साल का होता है। अगला क्वेश्चन है, रोलेट कानून किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेट कानून को ना ये पारित किया गया था 1919 में पारित किया गया था। किस वर्ष पारित किया गया था रोलेट कानून को? 1919 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, बाड़ाबंदी आंदोलन कहां हुआ? बताइएगा कि बाड़ाबंदी आंदोलन ये हुआ कहां था? तो बाड़ाबंदी आंदोलन ये इंग्लैंड में हुआ था। कहां हुआ था बाड़ाबंदी आंदोलन? इंग्लैंड में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होती है? बताइएगा आप लोग, एल नीनो ये किस महासागर में उत्पन्न होती है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या आर्कटिक महासागर? तो एल नीनो ये प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। एल नीनो ये किस महासागर में उत्पन्न होती है? प्रशांत महासागर में उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने के कारण क्या है? ग्लेशियर पिघलते हैं और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आते हैं, उसके कारण क्या है ये बताइए। तो वायु प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है, ग्लेशियरों के पिघलने और डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ आने का। अगला क्वेश्चन है, भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद हो, वितरण हो, भंडारण हो, इसके लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है ये बताइएगा। तो भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार है। भारत में खाद्यान्न उत्पादन की खरीद, वितरण और भंडारण के लिए भारतीय खाद्य निगम जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन है, लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त धातु कर्म कोयला है। लौह अयस्क को गलाने में किस धातु कर्म कोयला का प्रयोग किया जाता है? तो बिटुमिनस।
बिटुमिनस। ये बिटुमिनस देखिए सबसे अच्छा कोयला होता है, 4 प्रकार का होता है। सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट कोयला, और दूसरे नंबर पर होता है बिटुमिनस कोयला, और सबसे खराब कोयला होता है पीट कोयला होता है। पीटू को पीट देते हैं, माने जो खराब चीज होता है उसको पीट देते हैं, इसलिए सबसे खराब कोयला होता है पीट होता है। और सबसे अच्छा होता है एंथ्रासाइट कोयला, और भारत में सबसे ज्यादा कोयला मिलता है बिटुमिनस कोयला। और बिटुमिनस कोयला का प्रयोग जो लौह अयस्क को गलाने में प्रयुक्त किया जाता है, याद रखिएगा। आज का लास्ट सवाल है 50वां नंबर सवाल। चिपको आंदोलन के प्रेरणार्थ थे। चिपको आंदोलन में लोग पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते थे। ये इसके प्रेरणार्थ कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। कौन थे? सुंदरलाल बहुगुणा थे। एक क्वेश्चन है आपके लिए HW के रूप में, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये 51वां सवाल, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये आपको ये फर्स्ट क्लास कैसा लगा ये भी कमेंट में बताइएगा। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा, ताकि और भी वीडियो आएंगे इंपॉर्टेंट वीडियो। जब आप ये सभी वीडियो को देख लेते हो ना, तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़ते रहिएगा।